हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल श्रवण लेक्चरर में। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक न्यू सीरीज की, जिसमें हम लोग एक एक चैप्टर जितने भी साइंस के हैं, ठीक है, साइंस के जितने भी चैप्टर हैं एक एक चैप्टर का पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ये सीरीज है एक प्रकार से, जितने भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सब्जेक्टिव छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको देखने वाले हैं। ठीक है, करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, 2000 लाइक कर देना है और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि जितना ज़्यादा लाइक मिलेगा, जितना ज़्यादा शेयर मिलेगा, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब मिलेगा, उतना ही जल्दी मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा चैप्टर नंबर 2 का। अगर आज हमें 1000 लाइक मिल जाता है तो मैं कल ही चैप्टर 2 अपलोड करूंगा। अगर आज नहीं मिलेगा तो कल आप लोगों को चैप्टर 2 नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट पर मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग मदद करोगे तो 1000 लाइक तुरंत मिल जाएगा और आपको चैप्टर 2 जितना जल्दी हो जाएगा, आज ही हो जाएगा तो आज ही 9 बजे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर कल होगा तो कल मिलेगा। ठीक है, कल नहीं होगा तो परसों मिलेगा, लेकिन जिस दिन होगा उस दिन मिलेगा। चलो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपके पास कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ देख लो 2PbO, ये सॉलिड है और यहाँ कार्बन है, ये आपका है लेड ऑक्साइड, और यहाँ 2Pb बनता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हाँ रुको थोड़ा सा, ये बनता है CO2, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन एडिटिंग करना पड़ता है इसे, तो इसको आपको बताना है क्या होता है। देखो, सीसा अपचयित हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है या कार्बन उपचयित हो रहा है या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अब इतना होने के बाद यहाँ कुछ और चीज़ें देखना होगा। देखो, पहला व दूसरा दोनों एक साथ हो रहे हैं या पहला और तीसरा दोनों एक साथ हो रहे हैं, या सी देखो पहला दूसरा तीसरा तीनों एक साथ हो रहे हैं। अब आपका जो भी करेक्ट आंसर हो वो बता दो जल्दी से कमेंट करके। ठीक है, देखो यहाँ मेन पॉइंट है कि ये जो अभिक्रिया है ना, इसमें क्या होता है, सीसा अपचयित हो रहा है, क्योंकि सीसा जो है ना वो अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, उपचयित हो रहा है। देखो, सीसा में से ऑक्सीजन निकल जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो अपचयित हो रहा है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में वो जुड़ जाता है, O2 जुड़ जाता है, इसलिए वो उपचयित हो रहा है। तो इसमें दो चीजें होती हैं, पहला और दूसरा आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्या हो रहा है स्टूडेंट, पहला और दूसरा, सीसा अपचयित हो रहा है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो उपचयित हो रहा है। ध्यान से समझ लो, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है ये, जितने भी क्वेश्चन हैं हार्ड हैं। अगर इसको कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं कि आपको आता ना हो। ठीक है, तो चलो फिर इसको आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन है Fe2। समझो, थोड़ा सा आप लोग समझ नहीं पाओगे, ये लिखा हुआ है Fe2। ठीक है, चलो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ नीचे, Fe2O3 लिख नहीं जा रहा है। चलो फिर यहाँ फिर से देख लो, लिखा हुआ Fe2O3 + 2Al। ठीक है, हाँ, + 2Al, सॉरी स्टूडेंट, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा गलत लिख गया है एडिटिंग करने में। ठीक है, एडिटिंग करने में गलत हो गया है, इससे मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 2Fe2, ठीक है, O3। यहाँ देख लो जो मैं लिख रहा हूँ उस चीज़ को देखो, 2Al। ठीक है स्टूडेंट, 2Al, फिर यहाँ गिव्स आउट आप लोगों को मिल रहा है Al2O3 + 2Fe। ठीक है, देख लो थोड़ा मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है तब ऐसा लिख गया है। ठीक है, इसमें लिख नहीं जाता, केवल टिक लगता है। ठीक है, अब देखो यहाँ 2FeO3 है + 2Al, यहाँ क्या होता है, यहाँ संयोजन अभिक्रिया होता है या द्विविस्थापन या वियोजन या विस्थापन अभिक्रिया। तो जल्दी से बता दो, समझ लो, मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ स्टूडेंट जो O3 है ना, ये O3 Fe2O3 O3 जाता है और Al के साथ जुड़ जाता है, Al2O3 जुड़ जाता है इनके साथ। अब यहाँ ये यहाँ से जाकर यहाँ जुड़ जाता है, नहीं कि ये यहाँ से स्थान से उठकर यहाँ जुड़ जाता है, तो इसका अर्थ ये अपने स्थान से थोड़ा विस्थापित हो गया। अब ये जो है ना O3 जाता है, Al के साथ जुड़ जाता है, ये जो Fe2 को बाहर निकाल देता है, इसलिए यह आपका जो अभिक्रिया होगा वो विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, हटा दे, विस्थापन अभिक्रिया होगा। रिएक्शन नोट कर लो, Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe, सभी नोट कर लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ये आपका होगा विस्थापन अभिक्रिया। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहां मैं देखो लिख देता हूं, लेकिन वैसे ये थोड़ा स्पष्ट हो रहा होगा। देखो ये लिखा हुआ है 2FeCl3, जो इसके बगल में लिखे हुए हैं ना वो सब नीचे समझ लो लिखे हुए हैं, 2H2O प्लस Y। ठीक है, अब ये भी यही चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, खाली यहाँ Cl2 हो गया है। अब यहाँ बताओ क्या हो रहा है। देखो इन दोनों में सभी पद को ले लो, सभी पद को, इतने में और इतने में, जो इसमें ज़्यादा होना वही इसमें बच रहा है। इसमें Fe की संख्या कितनी है, 2, और इसमें 2। चलो Fe हो गया बराबर, ठीक है, 2 2। अब यहाँ Cl3 है, यहाँ कितना है, Cl2 है, Cl2 है, और 2 2 4 है, Cl4 है। ठीक है, और यहाँ कितना है, 6 है स्टूडेंट, 2 3 6 है Cl। और फिर आगे देखते हैं। ठीक है, इधर देखो, हाँ SO4 है और यस है ना, इधर 2 2 4 3 2 6। इसका स्टूडेंट सही आंसर जान लो, इसका SO2 होगा। ठीक है, SO2। ठीक है स्टूडेंट, SO2। अगला देखो, अब हम आप लोगों को अगला ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। अगला, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। सही उत्तर पर आपको निशान लगाना है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका स्टूडेंट सही उत्तर होगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। जल्दी से सभी लोग नोट कर लो। देखो स्टूडेंट, यहाँ रिएक्शन आप लोगों को अब कॉपीज पे मिलेंगे, जो कॉपी होते हैं। ठीक है, यहाँ मैं एडिट किया हूँ, लेकिन बहुत समय लगा है, लेकिन अच्छे से एडिट हो नहीं पाया है, लेकिन तब भी अच्छा है। यहाँ बताओ, रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद किस प्रकार से लिखे जाते हैं। उत्तर समझ लो, रासायनिक समीकरण में अभिकारक बाईं ओर लिखे जाते हैं। बाईं ओर, जैसे ये एरो है तो इधर की ओर अभिकारक, और इधर उत्पाद लिखे जाते हैं। ठीक है, इधर अभिकारक और इधर उत्पाद। ठीक है, उत्पाद। तो यहाँ देखो लिखे जाते हैं, एक से अधिक अभिकारक होने पर इनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। एक से अधिक अगर अभिकारक हो तो उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाया जाएगा। उत्पादों को समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे इधर अगर अभिकारक लिखोगे तो इधर उत्पाद लिखोगे। ठीक है, दाईं ओर लिखा जाता है तथा इनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, और फिर चिन्ह लगा दिया जाता है, और अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य ये एरो का चिन्ह लगाया जाता है, जिनकी दिशा उत्पाद की ओर होती है। तीर अभिक्रिया की दिशा को बोध कराता है। उदाहरण के लिए समझ लो, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, ये तीर लगा हुआ है। अगर एक से अधिक अभिकारक होंगे तो ये बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाएगा। उत्पाद भी एक से अधिक होंगे तो ऐसे प्लस का चिन्ह लगाया जाएगा। ठीक है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, और बीच में ये चिन्ह लगा हुआ है। अगर एक से अधिक अभिकारक होंगे तो प्लस का चिन्ह लगाया जाएगा, एक से अधिक उत्पाद होंगे तो भी प्लस का चिन्ह। दूसरा, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, देखो
किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राप्त उत्पाद में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होने पर समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणु होते हैं वो समान हो तो उसे हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, यहाँ देख लो, यहाँ Mg की संख्या कितनी है, दोनों तरफ देख लो, इधर 2 है, इधर 2 है। यहाँ O की संख्या कितनी है, 2, और इधर भी ये इससे गुणा हो जाएगा 2। तो इसका मतलब ये जो समीकरण है ये संतुलित समीकरण है। अगर ऐसे लिखा रहता Mg प्लस O बराबर MgO, ठीक है, लेकिन इसे हमें और भी बढ़ाना पड़ता क्योंकि O को अकेला नहीं लिखा जा सकता, नवजात ऑक्सीजन नहीं लिखा जाता, O2 हमेशा लिखा जाता है, ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है उपचयन तथा अपचयन क्या होता है। उपचयन तथा अपचयन क्या है? उत्तर, वह अभिक्रिया जिसमें एक रासायनिक स्पीशीज इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगर जिसमें इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है उसे अपचयन, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उसे उपचयन अभिक्रिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की मतलब प्राप्त होंगे उसे अपचयन अभिक्रिया। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? बहुत चक्कर बताया गया क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड को साफ करने के लिए दहन से पहले रंगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, इसलिए इसे हम लोग दहन से पहले साफ कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। यही मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, यही है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है, ये याद रखना। ये हो गया। यहाँ 5वां नंबर क्वेश्चन है, किसी एक्स विलयन के का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। उत्तर है, देखो, जो पहला बताना है पदार्थ एक्स का नाम तथा उसका सूत्र, जिसका प्रयोग किया जाता है उसका नाम तथा उसका सूत्र, और दूसरा ऊपर दी हुई जो आप बताना है एक्स का नाम, उसका जल से अभिक्रिया कराना। जो आप इसका एक्स का नाम बताओगे, इसका नाम जो भी बताओगे उसका हमसे जल से अभिक्रिया कराना है। तो वो जो है पदार्थ एक्स का नाम कैल्शियम ऑक्साइड, Ca से कैल्शियम, O से ऑक्साइड यानी कि CaO, इसका सूत्र CaO होता है, ठीक है। अगर हम इसकी जल से अभिक्रिया कराएंगे स्टूडेंट, जल से अभिक्रिया अगर CaO की कराओगे तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, समझ में आया। अगला देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी। 6वां नंबर क्वेश्चन, एक भूरे एक, हाँ उत्तर है, उत्तर यही में है, ये उत्तर है, ठीक है। एक भूरे रंग चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म न करने पर काले रंग का हो जाता है। एक्स के उस काले रंग के यौगिक का नाम बताओ। देखो, जो कापर है, कापर तथा काले रंग के यौगिक का नाम है कापर ऑक्साइड। कापर को अगर जब गर्म करोगे तो ये काले रंग का यौगिक बन जाता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, कापर ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। अगला, लोहे की वस्तु पर हम पेंट क्यों चढ़ाते हैं, मतलब पेंट क्यों करते हैं? देखो, लोहे की वस्तुओं पर पेंट करने की उसकी अभिक्रिया में वायु में उपस्थित नमी या ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं हो पाता, अतः जंग नहीं लगते। अगर यह नमी व ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना करे तो कभी जंग लग ही नहीं सकता, ठीक है। नमी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना करे, नमी से तो बचा सकते हो, कैसे? कहीं एक पेड़ लगा हो, पेड़ पर टांग दो, लेकिन तब भी बारिश होगी तो नमी हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये सब तो बड़ी बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोग समझ गए लोहे की वस्तुओं को हम लोग पेंट क्यों करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन समझ लो, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, इसमें देखो लिखा हुआ है शोषी यानी कि शोषण करना, यानी कि अवशोषण करना। तो जो ऊष्मा का अवशोषण करता है, जो ऊष्मा का अवशोषण करता है, ठीक है, जो ऊष्मा का अवशोषण करता है उसे ऊष्माशोषी, और जो ऊष्मा का मतलब ऊष्मा निकलता है जिसमें से उसे ऊष्माक्षेपी। अभी देख लो,
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दहन के जिस रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद में निर्माण साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया की जाए उसके साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नाम उदाहरण के लिए CH4 को जब हम लोग O2, ये लिखा हुआ है O2 इस प्रकार से, ठीक है, O2 के साथ गर्म करेंगे, के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो CO2 और H2O प्राप्त होगा, प्लस ये ऊष्मा प्राप्त होगी। मेन यही है कि ऊष्मा प्राप्त होता है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ऊष्माशोषी का अर्थ है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा जिन अवशोषित होती हैं उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए N2O2 NO2NO, ठीक है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? जब हम लोग श्वसन लेते हैं तो देखो, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इनके अंतर्गत भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, जिनके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। श्वसन क्रिया को समीकरण के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। समीकरण आप लोग आपकी बुक में होगा, ठीक है। यहाँ देख लो, अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक ऑक्सीकरण तथा दूसरा ऑक्सीकारक अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। जिसमें ऑक्सीकरण सुना होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों होती है तो वही रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। दोनों मिलकर रेडॉक्स अभिक्रिया करते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का पहले चैप्टर का रिवीजन टेस्ट, ठीक है। जल्दी से 1000 लाइक पहुंचाओ, ठीक है। जितना जल्दी पहुंच जाएगा उतना जल्दी चैप्टर नंबर 2 भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।